हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने फिर से वेक्टर का एक और जो है सीरीज, जिसमें हम क्वेश्चन का केवल डिस्कशन कर रहे हैं विद कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको प्रश्न दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। हमें क्वेश्चन में मतलब ऑप्शन जो दिए हैं उसमें पहला ऑप्शन है ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ए और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स, और तीसरा ऑप्शन है ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर। पॉइंट टू बी नोटेड, कोलिनियर वेक्टर यानी जो पैरेलल वेक्टर्स हैं और कोलिनियर वेक्टर है एक ही बात है, ध्यान रखना। वेक्टर में आप बच्चों को ध्यान रखना है, पैरेलल वेक्टर को एक दूसरा नाम दिया जाता है कोलिनियर वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स भी बोला जा सकता है। सरेखीय सदिश या समांतर सदिश को यह भी नाम दिया जाता है। जैसे आप निशुल्क कहो चाहे मुफ्त कहो एक ही बात है, वैसे इनका भी नाम पैरेलल वेक्टर को आप कोलिनियर वेक्टर्स भी कह सकते हैं। सर कैसे कह सकते हैं? कोलिनियर वेक्टर तो सर एक लाइन में होना चाहिए, और पैरेलल का मतलब दोनों। देखिए बेटा, इन दोनों वेक्टर को जरा देखिएगा, ये दो वेक्टर हैं और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल होने के लिए ये जरूरी नहीं है, पैरेलल का मतलब दोनों की डायरेक्शन या तो सेम होगी, दोनों की डायरेक्शन या तो सेम होगी या दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। और कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन में होंगे। और आप अच्छे से जानते हो कि दो वेक्टर जब एक लाइन में आएंगे तो उन्हीं को कोलिनियर का है। और आपको बताया है किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर चेंज नहीं होता, इसको पैरेलल शिफ्ट करोगे तो वेक्टर इसी की लाइन में आ जाएगा, जिस कारण वो कोलिनियर बन जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ऑल पैरेलल वेक्टर को हम, जितने भी पैरेलल वेक्टर हैं, ये जितने भी पैरेलल वेक्टर्स हैं, मान लीजिए लेंथ अलग अलग है, लेकिन हम इन सब को क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन में ला सकते हैं। देखो ये हो गया, ये इसी लाइन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए? ठीक है, इसलिए कहेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं जितने भी आपके पैरेलल वेक्टर है कोलिनियर। अगर ये ऑप्शन सही होता है तो ये भी ऑप्शन सही होगा, इसीलिए यहां पर एक डी ऑप्शन और लिखा है, बोथ बी एंड सी। लेकिन इसका होना जरूरी सही है, अगर ये सही है तो ये भी सही है, क्योंकि पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर एक ही बात है बेटा। पैरेलल वेक्टर्स को ही हम कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। तो अब ये समस्या है कि सर ये कैसे प्रूव होगा, आइए समझते हैं इसको। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इसे फील भी करते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। चलिए आइए देखेंगे। तो यहां पर आप क्या करो, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दीजिए। दोनों साइड जब स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा, पहले वाले वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, फॉर्मूला मालूम है ना, फॉर्मूला मालूम है, दूसरे वाले वेक्टर के मॉड का स्क्वायर और प्लस का 2 टाइम्स दोनों वेक्टर का डॉट। इधर होल स्क्वायर करोगे, इधर होल स्क्वायर करोगे तो जैसे नंबर होते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, वैसे करेंगे तो पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर और प्लस का 2 टाइम्स, जैसे होता है मल्टीप्लाई, डॉट नहीं होगा, अब यहां पे नंबर होगा 2ab जैसे होता है इसका। इसके बाद क्या होगा, यहां पर इस मॉड ए स्क्वायर से मॉड ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, मॉड बी स्क्वायर से मॉड बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहां पर लिखेंगे पहले वाले वेक्टर का मॉडुलस दूसरे वाले वेक्टर का मॉडुलस कॉस थीटा, और यहां पर लिखेंगे 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, जिस कारण ये पूरा पोर्शन इससे कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा आपका 1 है, और कॉस थीटा 1 कब कब होगा, जब या तो 0 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री कब होगा, नहीं, cos 90 का मान 0 होता है बेटा, ठीक है, cos 90 की वैल्यू 0 होगी। यहां पर cos थीटा इज इक्वल टू 1 है तो cos 0 इक्वल टू 1 होगा, यानी थीटा हमारा 0 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ दोनों वेक्टर हमारे क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और पैरेलल वेक्टर का मतलब होता है दोनों की डायरेक्शन या तो सेम हो या दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो। यहां पर यह क्लियर हो गया कि इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री होने का मतलब दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है। और ये भी कह सकते हैं दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। तो ये देखिए, यानी दोनों की सेम डायरेक्शन होगी। जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। इस केस में 180 डिग्री, क्योंकि एक उधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, तो इनके बीच में एंगल 180 डिग्री। लेकिन यहां पर cos थीटा 1 है और cos थीटा 1
किस एंगल की वैल्यू होती है? 0 डिग्री की वैल्यू। इसका मतलब ये ऑप्शन दोनों सही हैं, यानी बोथ बी एंड सी। सेकंड क्वेश्चन दिया है, सेम ऑप्शन वही है, तो इसका भी आंसर वही होगा, क्योंकि जब होल स्क्वायर करोगे माइनस आएगा, माइनस यहां पर रहेगा, माइनस यहां पर रहेगा, और ये -1 होगा, और -1 कब होगा? जब थीटा 180, यानी 180 डिग्री में भी दोनों पैरेलल होंगे, कोलिनियर होंगे, इसलिए आंसर इसका भी डी पार्ट हो जाएगा। चलिए आइए फील करते हैं कि ये हुआ कैसे, होता कैसे होगा। चलिए आइए आपको बता दें। देखो, दो वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं, जरा आप ये बताइएगा, दो वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। दो वेक्टर को जब ऐड किया जाता है तो ये आप बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए कि दो वेक्टर को जब ऐड किया जाता है तो किसी एक वेक्टर की हेड पर दूसरे की टेल को कनेक्ट करते हैं, और ये आपका होगा। तो हमारा a प्लस बी वेक्टर क्या होगा? इससे इसको मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, तो ये वाला जो होगा यही हमारा a वेक्टर प्लस b वेक्टर है। तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड और ये मॉडुलस ऑफ a वेक्टर मॉडुलस ऑफ b वेक्टर कभी बराबर नहीं हो। किसी त्रिभुज की एक भुजा क्या दो भुजा के जोड़ के बराबर होती है? कभी भी ट्राइंगल में पॉसिबल नहीं है। ट्राइंगल में हमेशा एक ही चीज होती है कि थर्ड साइड की जो लेंथ होगी, यानी मॉड का मतलब जानते हो ना, किसी वेक्टर का मॉडुलस का मतलब हुआ, कोई वेक्टर a है उसका मॉडुलस का मतलब है उस वेक्टर की जो लेंथ है उसी को हम उसका मॉडुलस नाम देते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल में जो थर्ड साइड होती है हमेशा ज्यादा होती है बाकी दोनों साइड के समेशन से। लेकिन अगर ये चीज इसके बराबर है तो ये केवल तभी पॉसिबल है। देखो, एक वेक्टर a है और ये दूसरा वेक्टर b है, देखो उसी डायरेक्शन में चला गया, तो ये हमारा एक नया वेक्टर बनेगा। इधर देखो, इसके हेड से इसकी टेल को कनेक्ट कर दिया, तो जो आपका टेल से कनेक्ट, जब हेड से टेल को कनेक्ट करते हो तो इसका जो टेल है पहले वाले वेक्टर का, और जो दूसरा वाला जिसके इसके टेल को हेड में कनेक्ट कर, उसके हेड को मिला दो, वही a प्लस। तो ये बताइए, इसके टेल से कनेक्ट कर दिया, अब इसके टेल से इसके हेड को मिला दिया, तो ये हमारा a वेक्टर प्लस b वेक्टर बन गया। तो अगर जरा खुद फील करो, ये मॉडुलस ऑफ a वेक्टर है और ये मॉडुलस ऑफ b वेक्टर है, और ये हमारा क्या है, ये खुद फील करिए, ये हमारा क्या है, ये मॉडुलस ऑफ a वेक्टर इसका है। तो अब बताओ क्या सही होगा कि नहीं होगा? a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉडुलस साफ साफ दिख रहा है, ये क्या होगा बताओ? किसके इक्वल होगा? मॉडुलस ऑफ a वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ b वेक्टर। तो इसका मतलब ये है कि दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम, तभी उन दोनों का समेशन आएगा। आई बात समझ में? तो याद रखना, आज के बाद कभी ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है जिसमें बात कही गई है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड, ये वैसे कभी होगा नहीं, बस ये पैरेलल वेक्टर में ही पॉसिबल है। सर अगर पैरेलल वेक्टर नहीं है तो बेटा ऑलवेज a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉडुलस हमेशा बड़ा होगा मॉडुलस ऑफ a वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ b वेक्टर से, ये ध्यान रखना। इसमें कहेंगे a एंड b आर नॉट पैरेलल, अगर एक ऑप्शन दिया होगा तो उसी को टिक लगाना, क्योंकि इसमें आपका ये तभी बनेगा, इसका पक्का ऐसे होगा और दूसरा ऐसे होगा, तो बताओ क्या पैरेलल हैं दोनों? नहीं, तब आपका ट्राइंगल बनेगा और ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड क्या होगा? उस ट्राइंगल की थर्ड साइड होगी। ठीक है, अगर मान लो हम ऐसा दे दें, अगर मान लीजिए हम ऐसा दे दें और एक ऑप्शन और डाल दें, a एंड b आर नॉट पैरेलल, a एंड b आर नॉट पैरेलल वेक्टर्स, तो क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोलो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा अगर ऐसा दिया होगा? बोलो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तब हमारा डी पार्ट सही होगा। मतलब अब ये वाले कोलिनियर वाला नहीं हो सकता सही, क्योंकि ये चीज अगर है इसका मतलब आपका वो ट्राइंगल बन रहा होगा। अगर ये चीज है तो ट्राइंगल नहीं, वो दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे। ऐसा लिखा हो, माइनस करके इक्वल लिखा हो, तब भी पैरेलल होंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना अगर ये ग्रेटर देन लिखा है तो ये ध्यान रखना, वो जो आपकी थर्ड साइड है वो हमेशा दो साइड के समेशन से ज्यादा होती है, यानी ट्रायंगल बन रहा है, यानी दो वेक्टर एक इधर जा रहा होगा दूसरा उधर जा रहा होगा, तो दोनों पैरेलल नहीं होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को समझ लिए। आइए दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान देना, कभी भी ये चीज आप चाहो तो ये नोट करके भी लिख लीजिए। यहां से एक चीज और ध्यान रखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12th का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। सिद्ध कीजिए, ये आपको दिया होता है a वेक्टर प्लस b वेक्टर a माइनस b वेक्टर b वेक्टर। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। अगर ये आप रिजल्ट लिख सकते हो, यहां से a और b दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ध्यान रखना, a और b वेक्टर परपेंडिकुलर, क्योंकि देखो ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो जानते हो आप इसको ऐसे लिखोगे तब भी वही आपका मैग्नीट्यूड, अब माइनस b का मतलब ऐसे लिख दो तब भी वही मैग्नीट्यूड a माइनस b बनेगा,
और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो ऐसा पॉसिबल तभी हो पाएगा जब ए और बी परपेंडिकुलर होंगे। और इसको अगर प्रूव करना है तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करोगे मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, इसका होगा मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ए डॉट बी। तो यहां से मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर कैंसिल, मॉडुलस बी स्क्वायर कैंसिल, 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस का 2 टाइम्स ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो ये होगा 4 टाइम्स ए डॉट बी इक्वल टू 0, ए डॉट बी इक्वल टू 0। ये आपको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और ये हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब ये हुआ ए और बी हमारे परपेंडिकुलर। तो ये आप याद रख लेना। क्वेश्चन को जरा देखेंगे। जी मेन 2020 के 2 सितंबर शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। देखिए इधर कैसे होगा क्वेश्चन। ए बी एंड सी आर 3 यूनिट वेक्टर्स। ए बी और सी हमारे 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, इकाई सदिश है। इस प्रकार है कि सच दैट ये आपका 8 के बराबर दिया, उसका मैग्नीट्यूड पूछना है। जो गिवन है उसको पहले सॉल्व करो, वहां से जो आएगा उसको संभाल के रखना, फिर जो पूछ रहा है उसको निकालेंगे। चलिए तो हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, यूनिट वेक्टर का मतलब है उन तीनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, तीनों का जो मॉडुलस होगा बेटा 1 के बराबर होगा। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों यूनिट वेक्टर हैं, इकाई सदिश है। इस प्रकार है कि ये दिया हुआ है तो हमें इसका मान बताना है। पहले आप बच्चों को ये फॉर्मूला क्लियर कर लीजिए, ये फॉर्मूला क्लियर कर लीजिए। क्या होता है, पहले वाले वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर के मॉड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी। कोई भी दो वेक्टर हो उन दोनों का जो समीशन का मॉड का स्क्वायर ऐसे निकालना है। अगर मान लीजिए दोनों वेक्टर माइनस होते हैं तो भी ये फॉर्मूला लगेगा मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे 2 टाइम्स ए डॉट बी। मान लीजिए अगर इस तरीके से लिखा होता है तो सर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्यों नहीं लग पाएगा, लग जाएगा, इसमें भी लगेगा भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप नंबर की दुनिया में पढ़ते हो, अगर ये 3x प्लस 4y हो जाएगा तब नहीं लग पाएगा क्या, लग जाएगा। वैसे ही यहां पर भी लग जाता है। क्या करना है, इसका स्क्वायर कैसे करोगे, नंबर का तुम स्क्वायर कर दो और वेक्टर के मॉड का स्क्वायर लिखना, प्लस इस नंबर का स्क्वायर कर दो 4 और वेक्टर के मॉड का स्क्वायर करना, प्लस और ये क्या होगा, जितने नंबर दिख रहे हैं उनको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 और दूनी 12। नंबर को मल्टीप्लाई करना है लेकिन वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट ही करना होगा। ये बात आप बच्चों को समझ में आनी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको यूज करते हैं। देखो ये है, इसके होल स्क्वायर ओपन कर दिया, पहले वाले के मॉड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के मॉड का स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स दोनों का डॉट। इधर भी क्या करेंगे, पहले वाले वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर के मॉड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट सी इक्वल टू 8। अब आप एक काम करो, ये 1 1 1 1 पुट कर दो। और आपको याद है मैंने कहा था, याद कीजिए, 2 यूनिट वेक्टर अगर हैं, ठीक है, 2 यूनिट वेक्टर हैं, ये डॉट हो रहे, चलिए अभी यहां पर निकाल लेते हैं, पहले रुक जाइए। यहां पे कितना होगा, 1 और 1, यहां पे 1 रखेंगे ना भाई। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर 1 है, तीनों का जो मॉडुलस है 1 है। कैसे है बेटा 1, मालूम है, समझ में आ रहा कैसे 1 होगा, देखो कैसे, क्योंकि यहां पर प्रश्न में कह रहा है ए बी सी बी 3 यूनिट वेक्टर, यानी तीनों के तीनों इकाई सदिश है। इकाई सदिश का मतलब, यूनिट वेक्टर का मतलब ऐसा वेक्टर जिसकी जो लेंथ होगी 1 होगी, उसी को हम नाम देंगे यूनिट वेक्टर। तो ये हमारा ए बी सी हमारे यूनिट वेक्टर है, यानी ए वेक्टर का मॉडुलस भी 1 है, बी वेक्टर का भी मॉडुलस 1 है, सी वेक्टर का भी मॉडुलस 1 है। यहां पर 1 रखोगे, 1 और 1 2, 2 1 3 और 1 4 हो गया। और ये 4 में 8 इधर आएगा, ये 4 में 8 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि हम इसको उधर ले जा रहे हैं, इन दोनों नेगेटिव टर्म को उधर ले जा रहे हैं। तो 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस का 2 टाइम्स ए डॉट सी इक्वल टू कितना होगा बेटा, यहां से कितना होगा, ए डॉट बी प्लस का ए डॉट सी इक्वल टू कितना होगा, 2 का डिवाइड सब में कर दो, 2 कॉमन लेके 2 का डिवाइड माइनस का 2। इसको सर क्यों नहीं लिखा आपने ए डॉट बी को, क्योंकि मुझे मालूम है यहां से भी ए डॉट बी, यहां से भी ए डॉट सी फंसेगा और वहां पर हम उठा के ये वैल्यू पुट कर देंगे। आइए हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर माइनस 2c वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर, तो कैसे आएगा,
बहुत इजी है, पहले वाले के मॉड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के मॉड का स्क्वायर यानी 4 और प्लस 2 दूनी 4 टाइम्स a डॉट बी, इधर भी होल स्क्वायर करोगे तो पहले वाले वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर करोगे 4 मॉडुलस ऑफ c का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 और a डॉट c। अब हमने क्या किया बेटा, जरा मुझे बताइए, एक रखोगे यहाँ पे भी एक रखो, 1 और 4 ये 4 हो जाएगा ना, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10, ये 10 हो गया। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, a वेक्टर ये दिया हुआ है, अब यहाँ पर हमें ये माइनस है, यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो ये कितना होगा, माइनस का 4 टाइम्स ये हो गया बेटा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर माइनस है, ये होल स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 1 और 4 5, 5 और 1 6 और 4 10 और ये माइनस का 4 कॉमन लिया तो ये हो गया a डॉट बी प्लस का a डॉट सी, और यहाँ पर वैल्यू कितनी पुट कर दोगे बेटा, 10, और यहाँ पर वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, माइनस का ये देखो 2, माइनस का 2 यानी यहाँ पर रखोगे कितना होगा, माइनस का 2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, -4 के साथ प्लस का 8 यानी आंसर कितना होगा, 18 हो जाएगा बेटा, 18 हो जाएगा आंसर। ठीक है, मान लीजिए अगर दोनों जगह प्लस कर दें तो भी हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहां पर क्या होगा, प्लस का 4, यहां पर भी आएगा प्लस का 4, यहां पर भी प्लस का 4 और ये क्या होगा, प्लस का 4 और ये कितना होगा, यहां पर रखोगे आप कितना होगा, माइनस का 2 और ये कितना होगा, माइनस का 8 यानी कितना होगा, तब आंसर 2 आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दोनों जगह प्लस होगा तो दोनों जगह प्लस होगा, दोनों जगह माइनस होगा तो दोनों जगह माइनस होगा। इन इस क्वेश्चन में एक जगह प्लस एक जगह माइनस था, लेकिन नहीं, एक जगह दोनों जगह प्लस था, ठीक है, दोनों जगह माइनस जो भी है यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम दोनों जगह प्लस कर दें तो भी सवाल होगा, लेकिन एक जगह प्लस एक जगह माइनस तो सवाल नहीं हो पाएगा। उसका रीजन आप समझ रहे हैं, ये डाटा के लिए हमारे बीच में प्लस होना चाहिए, और ये प्लस तभी होगा जब दोनों माइनस आ रहे होंगे तो दोनों से माइनस कॉमन ले, दोनों प्लस आ रहे होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। लेकिन फिलहाल ये जो 2 आंसर है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर दोनों जगह जो है माइनस होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर 14 हो जाएगा, जितना हो रहा था 18 हो जाएगा, सॉरी 18 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका निम सेट 2013 एमसी और जेईई मेन 2018 में, 18 में एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं है, बस यहाँ पे इक्वल टू में सी वेक्टर है, यहाँ पर प्लस सी वेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, इसके लिए मेरे पास 2 तरीके हैं। आप बच्चों को जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन, और इसमें पूछ क्या रहा है जरा देखेंगे। देन वेक्टर बी सेटिस्फाइंग ए डॉट बी, ये हमारा सी वेक्टर होगा, एक मिनट दिखाओ जरा, सी वेक्टर होगा। देखिए बेटा ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, देखो हम क्यों कह रहे हैं बी पूछ रहा है ना, बी तो दिया हुआ है, ये सी है, ध्यान रखिए क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन हो जाएगा, सी वेक्टर दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और हमारे पास इस टाइप के सवालों को करने के 2 तरीके हैं, लेकिन जो पहला मेथड है वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन जो दूसरा मेथड है बहुत आसान हो जाएगा। पहला मेथड देखो, कोई भी वेक्टर पूछना है, बी वेक्टर पूछना है, तो आप उसको लेट कर सकते हैं, लेट हमारा बी, कोई भी वेक्टर जो होता है, ये बताइए जो भी सदिश होगा, वेक्टर होगा, वो किस फॉर्म में होगा, आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, आपको बेटा इस वेक्टर को एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप आपने लेट कर लिया, ठीक है। अब जो जो दिया उसको लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जो जो दिया यहां पर ये लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस का सी वेक्टर, ये लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है। आपको ट्रिक तो मालूम होगी ए क्रॉस बी निकालने की, याद है ना। इसको ऊपर लिख दें 0 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस के कैप, एक लाइन में निकाल लोगे ना ए क्रॉस बी, कितना होगा ए क्रॉस बी, बोलो ए क्रॉस बी कितना होगा, जल्दी से बताएं ए क्रॉस बी कितना होगा हमारा। तो आई कैप वाली लाइन छुपाओगे, ये जेड यानी कितना होगा, वाई प्लस जेड और आई कैप, यही तो होगा बेटा। अरे जेड प्लस वाई बात वही है, ये जेड और माइनस का वाई यानी केवल नंबरों को मल्टीप्लाई करना है ना। देखो तरीका ट्रिक याद रखेंगे, कैसे करेंगे, तुरंत एक लाइन में एक क्रॉस भी निकाले, कोई डिटरमिनेंट बनाने की जरूरत नहीं, उसके लिए मैंने फंडा बताया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर को केवल आई कैप वाली लाइन छुपाएंगे, पहले आई कैप का टर्म लिखते हैं, आई कैप वाली लाइन छुपाते हैं,
इसका मल्टीप्लाई किया जाता है। जिन बच्चों को नहीं आता वो जरा ध्यान दें। और ये नंबरों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप को नहीं। तो z माइनस का y यानी वाई जेड प्लस वाई यानी y प्लस जेड। फिर जे कैप वाला टर्म लिखना है तो जे कैप वाली लाइन को छुपाना होगा। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 0 और इसके साथ इसका मल्टीप्लाई माइनस x बन रहा है, माइनस का x बनेगा। देखो 0 के साथ मल्टीप्लाई और ये माइनस x नहीं प्लस x बनेगा और उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया करो। ये बताया था ना ट्रिक। तो x जे कैप इतना ही तो होता है भाई, इसको हटाएंगे तो z और ये क्या होगा प्लस का x, यानी उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करना है। k कैप बस याद रखना, आई कैप वाले में जो आ रहा है उसको लिखेंगे इनटू आई कैप, फिर जे कैप वाली लाइन को छुपाएंगे, जो आएगा उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देना है और k कैप वाले को छुपा दो तो कितना होगा, ये माइनस का x कितना होगा k कैप, यही तो होगा बेटा। जे कैप वाली लाइन z 0 हो गया ना और प्लस का x, सॉरी माइनस का x, और k कैप वाला कितना होगा माइनस का x हो गया। चलिए ठीक है, और इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो माइनस का आई कैप और फिर क्या होगा प्लस का जे कैप, माइनस सी का मतलब सी वेक्टर में माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का के कैप। अब आप इक्वल कर सकते हो y प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा, ये कोफिशिएंट इक्वल करेंगे माइनस का 1, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। दूसरा क्या होगा माइनस का x इक्वल टू कितना होगा 1, तो x इक्वल टू माइनस 1। सर इसको भी तो कर सकते हैं, तुम कहीं भी इक्वल कर दो यही आएगा। यानी x का मतलब है शुरुआत हमारा जो b वेक्टर होगा वो हमारा माइनस आई कैप से होगा, यानी इसके पास माइनस आई कैप नहीं है, इसके पास माइनस आई कैप नहीं है, यानी यहीं से क्लियर हो गया हमारा ऑप्शन ए पार्ट क्लियर हो गया। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, ये तो यहाँ पर सेट हो गया है, अगर यहाँ पर कुछ और रहता माइनस आई कैप तो फिर ये हो गया, ये तो यहीं से क्लियर हो गया। ऑप्शन की बात करते हैं तो माइनस का ये x रखोगे 1 माइनस 1, तो ये माइनस आई कैप केवल इसी ऑप्शन में, बाकी कोई ऑप्शन देखो माइनस आई कैप से शुरुआत हो रही हो तो यहीं से बात खत्म हो। लेकिन हम पूरा डिटेल में से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। मान लो यहां पर भी माइनस आई कैप लिख दे, यहां पर भी माइनस, तब तो ना होगा, ये तो हो गया ऐसा संयोग। चलिए अब हम क्या करेंगे, ए वेक्टर का बी के साथ डॉट करते हैं। ए वेक्टर का जब बी के साथ डॉट करेंगे, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, इसका डॉट करो, आई कैप नहीं है छोड़ दो, जो जो इसमें है उसी का डॉट होगा। 1 का मल्टीप्लाई y में होगा y, और माइनस वन का मल्टीप्लाई के कैप वाले ऑप्शन माइनस z इक्वल टू कितना होगा बेटा, इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3, ये हो गया। अब एक काम करो, y प्लस z आपको माइनस का 1 मालूम है, दोनों को ऐड करोगे तो 2y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू हमारा 1 आ गया, y इक्वल टू 1 आ गया। और अगर y 1 आ गया तो ये क्लियर है, यहां पर से y अगर 1 आ गया तो यहां पर रख दिया तो z हमारा माइनस का 2 होगा, जिस कारण पूरा कॉन्फिडेंशियल आंसर आपका आ गया माइनस का आई कैप, x की जगह रख दो, y की जगह रख दो, z की जगह रख दो, यानी प्लस का j कैप और z की जगह रख दिया माइनस का 2 के कैप। अब आप ढूंढ सकते हो आपका ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ए पार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा बताइए। दूसरा मेथड कौन सा है सर, ऐसा देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आपको कभी भी कोई वेक्टर नहीं पता चल पा रहा है, आप उस वेक्टर को क्या करिए, लेट करिए एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, आप जो जो दिया हुआ है उस कंडीशन को लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे देखा जाए तो इसका आंसर तो x इक्वल टू -1 है, यहीं पर ये -1 होगा, माइनस है, ऐसे ही क्लियर हो गया। लेकिन ऑप्शन अगर माइनस आई के सबके लिख दें तब तो दिक्कत है। तो चलिए अब हम दूसरा मेथड बात करेंगे कि सेकंड मेथड से कैसे किया जाएगा। देखो इधर, ये वाला क्लियर हो गया ना, पहला मेथड क्लियर हो गया। चलो भाई सर कोई दूसरा मेथड कैसे हो सकता है इस सवाल का, बिल्कुल बनाएंगे। देखो कैसे, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाते हैं। देखिए बेटा, इसमें आपको ए और सी वेक्टर दिया है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस का सी। मैंने दोनों तरफ ए का क्रॉस किया, दोनों साइड करना पड़ेगा, ठीक है। शुरुआत में किया है तो इसके राइट साइड के भी शुरुआत में किया जाएगा, माइनस को भले तुम आगे लिख दो, ए का क्रॉस करेंगे माइनस सी में तो माइनस को आगे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का याद है कुछ बताया था, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट याद रखना बेटा। अगर नहीं मालूम है देखो साथ में कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं, इसका एक ट्रिक बताई थी, एक फॉर्मूला बताया था जिससे आप याद कर सकते हैं। क्या करेंगे, आप पहला ब्रैकेट बनाएंगे और इस वेक्टर को पहले लिखेंगे, फिर माइनस दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे, इस वेक्टर को इसमें लिखेंगे, पहले वाले ब्रैकेट के बाहर पहले वाला, ये ब्रैकेट के जो अंदर वेक्टर है इनमें पहले वाले वेक्टर को लिखेंगे, फिर माइनस दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे, इसके बाहर इस दूसरे वाले वेक्टर को लिखेंगे। अब जिसको लिख दिया उसको छोड़ दीजिए, बाकी दोनों वेक्टर का डॉट करके इधर लिख दीजिए। इसके बाद क्या होगा, एन लिखा, इसको छोड़ दीजिए, बाकी दोनों वेक्टर का डॉट करके लिख दीजिए। तो यहां पर क्या होगा,
यहां पर क्या होगा, ब्रैकेट बनाया, इस वेक्टर को पहले लिखेंगे, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट बनाया, इस वेक्टर को बाद में लिखेंगे, और जब ए लिख दिया है तो इन दोनों का डॉट यहां पे लिखेंगे। देखिए ए डॉट बी का इस्तेमाल हो जाएगा, ए डॉट बी का इस्तेमाल हो जाएगा 3, और ये कितना होगा, ये दिया है बी, और इन दोनों का डॉट करें, और ये भी हो जाएगा भाई, ए वेक्टर दिया है तो मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। इस वेक्टर, किसी भी वेक्टर का खुद के साथ डॉट क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। कोई भी वेक्टर खुद के साथ डॉट क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। और इस वेक्टर का मॉडुलस कितना होगा, √2। इस वेक्टर का मॉडुलस √2, उसका स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा। तो यहां पर पहले आप रख दीजिए, यहां पर पहले वैल्यू रख दीजिए 3, और ए वेक्टर की भी वैल्यू रख दीजिए। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, जे कैप माइनस का के कैप, और माइनस यहां पे कितना रखेंगे, इसका मॉडुलस √2 है, उसका स्क्वायर 2, और बी वेक्टर देखिए यहां से हमारा इन दोनों का क्रॉस कैसे होगा, अब इनका क्रॉस कर लेना है। क्रॉस कैसे होगा बताओ, ए क्रॉस सी तो हो जाएगा, मालूम है ना ये भाई। जे कैप इसको लिख दिया 0 आई कैप माइनस, सॉरी प्लस का जे कैप माइनस का के कैप, और सी वेक्टर कितना है वो आपके सामने लिखा है, आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप। तो क्या होगा बोलो, यहां पर ए क्रॉस सी कैसे आएगा, हो जाएगा ना ए क्रॉस सी, बोलो ए क्रॉस सी आ जाएगा। क्या होगा ए क्रॉस सी, बताइए जल्दी से। ए क्रॉस सी के लिए आई कैप वाली लाइन छुपाओ, और ये केवल नंबरों को मल्टीप्लाई करो। ये डायरेक्ट ट्रिक बताए थे बिना डिटरमिनेंट निकाल के, -1 और ये कितना होगा, ये 1 होगा ना, तो माइनस, ये आपका 1 हो जाएगा और माइनस रहेगा, तो ये -2 हो जाएगा, तो माइनस का 2 आई कैप, इस तरीके से लिखना है। जे कैप वाली लाइन छुपाओ, तो ये 0 और ये 1 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1 यानी प्लस का 1, उसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का जे कैप, और के कैप वाली लाइन छुपाओ, कितना होगा 0 यानी 1 होगा, माइनस का 1 यानी माइनस के कैप। तो यहां से कितना होगा, यहां से 3 जे कैप माइनस का 3 के कैप, इस 3 का दोनों में मल्टीप्लाई होगा, और माइनस का 2b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 2i, सारे प्लस हो जाएंगे बेटा, सारे जितने में प्लस हो जाएंगे। तो फाइनली यहां से 2b वेक्टर हमारा कितना होगा, 2b वेक्टर इज इक्वल टू, सारे टर्म इधर आ जाएंगे, इसको हम उधर ट्रांसफर कर दिए, प्लस कर दिए, और इन सबको इधर लाओगे और इधर वालों को बाद में लिख दोगे। 2i कैप इधर आएगा, माइनस का 2i कैप, कोई 2i कैप वाला है नहीं, ये जे कैप इधर जाएगा तो 3 जे कैप में जे कैप जाएगा 2 जे कैप, और ये के कैप वाला इधर आएगा तो -3 के कैप में कितना होगा, एक के कैप और माइनस होगा तो -4 के कैप। अब हम 2 से डिवाइड कर देंगे, बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये जो 2 है सबके भाग में जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का आई कैप, और ये हो जाएगा प्लस का जे कैप, और इधर हो जाएगा माइनस का 2 के कैप। ये हमारा फाइनल आंसर। आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ए ऑप्शन सही है। ये हमारा सेकंड मेथड था, सेकंड मेथड, इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट आप बच्चों को लिखना है। ये क्वेश्चन कभी कभी हमारे लिए बहुत ज्यादा आ जाता है। जैसे मैंने कहा एक प्रॉब्लम दी आपको, आप इसका जवाब दे पाओगे नहीं दे पाओगे। इफ ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर्स such that angle between them is 60 degree, then find the value of पहला a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड, दूसरा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड। अब एक बहुत ही कमाल की रिजल्ट हमें आपको बताना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस रिजल्ट को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ध्यान देना, ए और बी, पहला बॉक्स बना देंगे, ठीक है। रिजल्ट फर्स्ट, इसको लिख लेते हैं। ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर्स, ये 2 इकाई सदिश हैं, आर 2 यूनिट वेक्टर्स। एंड द एंगल बिटवीन them
इज 6 थीटा तथा उनके बीच का कोण थीटा है। दो इकाई सदिश हैं तथा उनके बीच का कोण थीटा है। तो ये पहला रिजल्ट याद रखेंगे। देन ये बॉक्स बना लेते हैं। रिजल्ट फर्स्ट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड होता है, आप बिल्कुल घबराना नहीं, परेशान ना होना, इसको निकाल लिया करो 2 cos थीटा बाई 2, बस यही आंसर आ जाएगा। बॉक्स में डाल दीजिए इसको बॉक्स में डाल दीजिए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बीच जो एंगल, ए और बी के बीच जो एंगल बन रहा है 2 cos, और यहां पर जो एंगल है उसमें 2 का भाग देना पड़ेगा। कैसे होगा इसको एक्सप्लेन करेंगे, रुक जाइए, पहले आप इसको लिख दीजिए। रिजल्ट 2 में सेम वही लाइन लिखनी है आपको जो रिजल्ट फर्स्ट में लिखी है, वही लिखिए आप। ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। देन ये लिखने के बाद यहां पर लिखेंगे ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। डायरेक्ट हम यूज कर सकते, लेकिन ध्यान रहे ये 2 cos थीटा बाई 2 तभी प्रयोग करोगे जब ए और बी वेक्टर, जो दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं या जो दो वेक्टर सबट्रैक्ट हो रहे हैं, वो दोनों वेक्टर कैसे होने चाहिए, यूनिट वेक्टर होने चाहिए, इकाई सदिश होने चाहिए, तभी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से मेरी बात सुनिएगा, अगर हमारे ए और बी दो इकाई सदिश हैं, उनके बीच का कोण 2 cos थीटा बाई 2 है, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड ये हमारा 2 साइन थीटा। देखो ए और बी दो यूनिट वेक्टर हैं और उनके बीच का कोण क्या है, अगर थीटा है तो उन दोनों वेक्टर का जो डिफरेंस है उसका जो मॉडुलस होगा वो 2 साइन थीटा बाई 2 हो। ये आपको याद रखना है। हाँ, इसको याद रखेंगे। आपको ये बात याद रखनी है कि दो सदिश अगर दिए हुए हैं और यूनिट है, ध्यान रखना, बार बार इस पॉइंट को बोल रहे हैं कि दोनों के दोनों हमारे यूनिट वेक्टर होने चाहिए, इकाई सदिश होने चाहिए, तो उनका जो समेशन होगा वो 2 cos थीटा बाई 2 और माइनस आएगा तो साइन थीटा बाई 2। ऐसे याद रखो, माइनस आ रहा है, माइनस मतलब निगेटिव, तो निगेटिव एन किस में आता है, साइन में। ऐसे मान लो कभी भूल गए यार, ये तो याद आ रहा है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा, तो लेकिन ध्यान नहीं आ रहा। माइनस मतलब निगेटिव। अब SIN देखो, इसमें n पड़ रहा है, इतना याद है, जिसमें n पड़ेगा निगेटिव है तो जिसमें n पड़ेगा उसके बराबर होगा, और निगेटिव नहीं है, जैसे प्लस है, प्लस मतलब 2 cos थीटा बाई 2, निगेटिव यानी साइन थीटा बाई 2, इससे याद रहेगा। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। बार बार अभी ये नहीं निकालना है आपको। अगर इसकी वैल्यू पूछी जाए, बताओ कितनी होगी, बोलो जल्दी से बताओ। 2 cos इस एंगल का हाफ यानी 30 डिग्री। अरे सर जी ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 कैंसिल हुआ, यहां से इसका आंसर √3 होगा। कितना कमाल क्वेश्चन। यहां पर भी बताइए कितना होगा, 2 sin थीटा बाई 2, मतलब इस एंगल में 2 का भाग दे दीजिए, यानी कितना होगा बेटा 30 डिग्री, और ये कितना होगा 1/2, sin 30 1/2, और ये 2 से 2 कैंसिल, इसकी वैल्यू 1 हो गई। दिखाई दे रहा है उसमें, ठीक, तो ये आपका 1 हो गया। देखो कितना कमाल का क्वेश्चन है, और तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कमाल का ये रिजल्ट है, लेकिन ये रिजल्ट तभी प्रयोग करोगे जब हमारे दोनों वेक्टर ए एंड बी हमारे दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, यूनिट वेक्टर होने चाहिए। अगर दोनों के दोनों हमारे यूनिट वेक्टर हैं तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों अगर हमारे यूनिट वेक्टर हैं तो ये बात ध्यान रखेंगे आप कि ये हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का समेशन 2 cos थीटा बाई 2 होगा, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का समेशन आपका डिफरेंस 2 sin थीटा बाई 2 होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, रिजल्ट फर्स्ट और रिजल्ट 2, जल्दी से आप नोट कर सकते हैं। ये जो रिजल्ट हमने आपको बताया, एक को एक्सप्लेन कर देते हैं और बता देते हैं ये चीज कैसे आई है। अगर ए और बी हमारे यूनिट वेक्टर हैं तो हमने कैसे इस्तेमाल कर दिया, 2 cos थीटा बाई 2 होगा। आइए इसको समझाते हैं। देखो कैसे, देखो बेटा, आपको ये मालूम होना चाहिए 1 + cos थीटा हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और 1 - cos थीटा हमारा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ये हो गया 1 + cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 - cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। कैसे होगा जरा ध्यान देना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर क्या होगा बेटा, पहले वाले वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर के मॉड का स्क्वायर,
प्लस का 2 टाइम्स दोनों वेक्टर का डॉट। और हम जानते हैं, हमने कहा ए और बी यूनिट वेक्टर हैं, तो ए वेक्टर का मॉडुलस 1 होगा, बी वेक्टर का भी मॉडुलस 1 होगा। तो यहां पर 1 रखोगे, यहां पर भी 1 रखोगे, 1 और 1 को ऐड करोगे 2 हो जाएगा। और 2 टाइम्स वैसे बताया हुआ है कि अगर 2 यूनिट वेक्टर डॉट हो रहे हैं तो डायरेक्ट क्या लिख दिया करो, कॉस थीटा, क्योंकि उसका रीजन क्या है, क्योंकि जब दोनों का डॉट करोगे पहले वाले का मॉडुलस दूसरे वाले का मॉडुलस और इनटू क्या होगा, कॉस थीटा। तो ये यूनिट है जिस कारण क्या होगा, हमेशा कॉस थीटा होगा। इसलिए याद रखेंगे 2 यूनिट वेक्टर का डॉट हो रहे हैं तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पर कॉस थीटा लिख दिया डायरेक्ट। वैसे आप डिटेल में करोगे तो ऐसे होगा, 2 कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस थीटा, और ये कितना होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, और यहां पर कितना होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कितना होगा बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से मॉड करेंगे दोनों तरफ, अंडर रूट करेंगे, तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ये 2 कॉस थीटा बाई 2 अंडर रूट करेंगे ना, तो अंडर रूट से बाहर हो गया, 4 का अंडर रूट 2, कॉस स्क्वायर का अंडर रूट कॉस। देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, एक्सप्लेन हो गया कि नहीं हो गया। अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, और 1 माइनस कॉस थीटा आप जानते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो वो भी एक्सप्लेन हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमने ये डायरेक्ट रिजल्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और बताने वाले हैं, लेकिन उसके लिए मुझे आपको पहले ये नोट कर लीजिएगा, फिर हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, जैसे मान लीजिए हमने आपको दिया है, क्वेश्चन दिया, जरा देखेंगे इस क्वेश्चन के जवाब दो जरा। एक बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं, 2 मॉडुलस ऑफ बी आपका 1 और एंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री। ए तथा बी के बीच का कोण 60 डिग्री है। देन फाइंड 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड, जैसे ये दिया हुआ है। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि सर आपने स्क्वायर क्यों किया। बेटा हमें क्या करना है, अब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इन दोनों के बीच का जो कोण है, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल, वो हमारा 60 डिग्री है। आप ये बताइए, अगर इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है आपको, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर को कैलकुलेट करना है इसका मॉड, तो कैसे आएगा जरा बताइए। तो ये मॉड अब नहीं आ पाएगा, लेकिन आप स्क्वायर निकालो। सर हमें निकालना तो ये, अरे तो उसका होल स्क्वायर निकालो, जो आएगा उसका अंडर रूट कर देना, तो ये चीज निकल आएगी। क्योंकि ये हम नहीं जान पा रहे हैं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो लेकिन होल स्क्वायर निकालने से आप क्या होगा, 4 टाइम्स मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर, और जो नंबर है उनका 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 है 2 दूनी 4 और 4 और वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट। अब देखो क्या होगा, इसकी वैल्यू निकल आएगी। जैसे इसकी वैल्यू आएगी तो निकालनी तो इसकी वैल्यू है, तो अंडर रूट कर दिया जाएगा। ठीक, ये कितना है, मॉडुलस ऑफ ए कितना है, 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौको 16 प्लस मॉडुलस ऑफ बी कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, और यहां पर पहले वाले का मॉडुलस दूसरे वाले का मॉडुलस और उनके बीच का एंगल, यानी उनके बीच का एंगल थीटा है 60 डिग्री, उनके बीच का कोण दिया है 60 डिग्री, सवाल में दिया उनके बीच का एंगल 60 डिग्री। तो यहां पर 16 प्लस का 1 प्लस का 4 इंटू मॉडुलस ऑफ ए 2 है, मॉडुलस ऑफ बी 1 है, कॉस यहां पे 60 डिग्री रखोगे, कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, यहां पे थीटा 60 डिग्री रखोगे ना, तो 60 डिग्री रखोगे तो कॉस 60 डिग्री 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल। तो यहां से कह सकते हैं 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ये 4 हो गया, तो ये 16 और 1 17, 17 और 4 21। तो यहां से कहेंगे 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर का जो मॉडुलस होगा वो √21 आ गया। निकालना वही है अंडर रूट, मॉड निकालना है, हमें स्क्वायर निकाले तो क्या दिक्कत है, हमें तो ये चीज चाहिए ना, लेकिन ये चीज के लिए कोई पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन होल स्क्वायर जैसे कर रहे हैं तो फॉर्मूला ओपन हो रहा है, अगर हम इन सबको जानते हैं तो रख दें और उसका अंडर रूट कर दें, बाद में तो वही चीज निकलेगी ना जो हमें पूछा जा रहा है। हम होल स्क्वायर थोड़ा ना निकालना है, आपको ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर मॉड का स्क्वायर इसलिए निकालते क्योंकि वही फॉर्मूला होता है, उससे जो आना होगा आएगा, इसको निकालने को कोई रास्ता नहीं है। फिर जब वो वैल्यू निकल गई होल स्क्वायर में, उसके बाद उसका अंडर रूट कर देना। ठीक, ये आपको तरीका ध्यान रखना है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको।
एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, लेकिन उस क्वेश्चन के लिए मैं चाहता हूं आपको एक चीज़ ज़रा याद हो जाए। ये थोड़ा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, वेक्टर में ही है लेकिन थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होगा, तो ये नॉलेज होनी चाहिए। वैसे ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है कि ये अगर आपके कोफिशिएंट लिखे हैं, सॉरी कुछ लिख देते हैं यहाँ पर, एक्स लिख दिया जाए, एन एक्स लिख दो, कुछ भी लिख दो, कॉस एन एक्स, थीटा हो सकता है। बस ध्यान रखना ये जो भी हो वही यहां पर होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए एंगल। यहां पर थीटा हो तो यहां पर भी थीटा हो, यहां पर 2 थीटा हो तो यहां पर भी 2 थीटा हो, यहां पर थीटा बाई 2 हो तो यहां पर भी थीटा बाई 2 हो, यहां पर थीटा बाई 3 हो तो यहां पर भी थीटा बाई 3 हो, यानी एंगल मस्ट बी इक्वल। और साइन और कॉस का टर्म है, बाकी कोएफिशिएंट नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जैसे 3 मैंने लिखा साइन 3 थीटा माइनस का 4 कॉस 3 थीटा, यहां पर भी लग जाएगा, यहां पर भी फंडा लग जाएगा। सर प्लस होना, अरे बी नेगेटिव हो गया, कोएफिशिएंट कुछ भी होते चले जाएं, लेकिन ध्यान रखना इन एंगल का बराबर होना जरूरी है, कोणों का समान होना जरूरी है। जितना साइन और कॉस के आगे लिखा होगा एंगल इक्वल होना चाहिए। जैसे 7 साइन थीटा बाई 2 तो ये लिखा होगा 2 कॉस थीटा बाई 2, यानी एंगल जो है इक्वल होना चाहिए। साइन और कॉस के आगे लिखे हुए एंगल मस्ट बी इक्वल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, एंगल मस्ट बी इक्वल होना चाहिए। ध्यान रखना कोण का समान होना जरूरी है। तो सर इसमें क्या बताने जा रहे हैं, इसकी जो मैक्स वैल्यू होगी, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपको बता दे रहे हैं। इसका जो मैक्स वैल्यू होती है वो ध्यान रखना, इनके जो कोएफिशिएंट है इनके स्क्वायर का समेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे, ये इसकी मैक्स वैल्यू होती है। और जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है यानी न्यूनतम मान जिसको कहते हैं वो होता है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ध्यान रखना। सर ये क्यों बता रहे हैं, वेक्टर में चल रहा है तो वेक्टर में ही जरूरत पड़ रही है इसलिए बता रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा 2 साइन थीटा बाई 3 प्लस का 3 कॉस थीटा बाई 3, इसकी हमें मैक्स वैल्यू बतानी है और मिनिमम वैल्यू बतानी। तो ठीक है, इसकी जो मैक्स वैल्यू होगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी बहुत आसान है। मैक्स जो वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू है दोनों में प्लस माइनस होता है, मैक्स में प्लस और जो इधर निकाल लो उसी को इधर लिख दो माइनस मल्टीप्लाई करके, मैक्स निकाल लो उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो, मिनिमम आ जाएगा। तो इन दोनों के स्क्वायर का समेशन डायरेक्ट करो, कितना होगा इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 4, दोनों के स्क्वायर का समेशन यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 और 4 13, तो मैक्स वैल्यू होगी 13, उसमें प्लस लिखना है। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी बोलो, √13 में माइनस का मल्टीप्लाई कर देना, ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, ये मैक्स वैल्यू हो गई, यहाँ पर लिख दिया मैक्स वैल्यू और इधर लिख दिया मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू इसकी जो होगी वो कितनी होगी, माइनस का √13। इसी तरह से 3 साइन 4 थीटा प्लस का 4 कॉस 4 थीटा, एंगल दोनों इक्वल हैं तो इसकी जो मैक्स वैल्यू होगी, इसकी जो मैक्स वैल्यू होगी वो क्या होगा, अगर एंगल इक्वल है तो इसकी जो मैक्स वैल्यू होगी दोनों के स्क्वायर का समेशन 16 और 9 25, उसका अंडर रूट 5, ये इसकी मैक्स वैल्यू होगी। और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, मिनिमम जो वैल्यू होगी वो आप लिख दोगे माइनस का 5, माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे मिनिमम वैल्यू। बस ध्यान रखना एंगल कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस कोण का समान होना जरूरी है। जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं, एक और एग्जाम्पल दिया जाए, यहां पर लिखा है एक और एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा है 7 और ये 7 साइन थीटा बाई 2 और प्लस का 2 कॉस थीटा बाई 2, इसकी मैक्स और मिनिमम वैल्यू बताने, एंगल का बराबर होना जरूरी है वो चाहे जो भी हो। तो यहाँ पर इसकी जो मैक्स वैल्यू होगी यानी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी यानी अधिकतम मान जो इसका होगा वो क्या होगा, 49 और 4 53 यानी √53 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें, मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी बेटा, माइनस का √53 होगी, माइनस का √53 होगी। तो मैक्स वैल्यू √53 और मिनिमम वैल्यू माइनस √53। तो देख सकते हो कि अगर ए साइन इस टाइप का पैटर्न है और इसका न्यूनतम और अधिकतम मान बोला जाए, मैक्सिमम का मतलब अधिकतम मान,
मिनिमम वैल्यू का मतलब न्यूनतम मान, तो ये ध्यान रखना इसके लिए दोनों एंगल का इक्वल होना जरूरी है। वो चाहे थीटा लिखा हो तो वहां भी थीटा हो, ये मैटर नहीं करता यहाँ थीटा बाई 5 लिखा है तो वहां भी थीटा बाई 5 लिखा हो, यहां पर 7 थीटा लिखा है तो वहां पर भी 7 थीटा, यानी जो साइन के आगे एंगल लिखा है वही कॉस के आगे एंगल लिखा हो, कोण का समान होना जरूरी है। तो इसकी जो मैक्स वैल्यू होगी √a² + b² और जो मिनिमम वैल्यू होगी -√a² + b² होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सिंपल किया जाता है बेटा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है, जो अभी हमने फंडा बताया उसी कॉन्सेप्ट से होगा। क्वेश्चन में कह रहा है यूनिट वेक्टर है ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, ग्रेटेस्ट यानी वही है, लार्जेस्ट भी कह सकते हो या मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हो। तो यहां पर अभी जो हमने आपको रिजल्ट बताया, आपको वो रिजल्ट बहुत ही ज्यादा काम आएगा। अब समझ में आ रहा होगा, हाँ सर मुझे लग रहा है मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्या होगा बोलो, a वेक्टर + b वेक्टर, अभी बताया था, याद कीजिए a और b दो यूनिट वेक्टर हैं, याद है यूनिट वेक्टर हैं। अगर यूनिट वेक्टर्स हैं तो क्या बताया था, a वेक्टर + b वेक्टर इज क्या बताया था, 2 टाइम्स cos θ/2, और a वेक्टर - b वेक्टर क्या बताया था, 2 sin θ/2। लेकिन कब, जब वो यूनिट वेक्टर, और यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर हैं दोनों के दोनों। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 टाइम्स cos θ/2 और प्लस का 2 टाइम्स sin θ/2। 2 कॉमन ले लो तो जल्दी हो जाएगा, √3 cos θ/2 और प्लस का sin θ/2। अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी उन हर वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी उसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर देना। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आंसर क्या होगा बोलो, ग्रेटेस्ट वैल्यू आंसर क्या होगा, बच्चों वाला सवाल बन गया। ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी बोलो, 2 को इंटू करना है इन दोनों के स्क्वायर का समेशन, 3 और 1 4, उसका √2, 2 दूनी 4, आपका आंसर फाइनल हो गया। ठीक है, अब हमारा ये वेक्टर कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर सीक्वेंस एंड सीरीज को कंटिन्यू करेंगे।